मित्रों, कई बार हम लोगों को देखते हैं तो उनको बोलने में दिक्कत आती है। क्या बोलते हैं कहीं मालूम नहीं पड़ता है, हाथ दूसता है, हाथ में कोऑर्डिनेट नहीं रहता है, खड़ा नहीं हो सकता है, और जब चलता है तो जैसे दारू पीता हो ऐसा, लथड़ियाँ खाता हो ऐसी चाल होती है। तो ये जो भी कंप्लेन है ये ब्रेन रिलेटेड है, और हमारा जो ब्रेन होता है ये सिकुड़ जाता है, और इसको सेरेब्रल एट्रोफी बोलते हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो हम सेरेब्रल एट्रोफी के बारे में हम बताएंगे। हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो है सेरेब्रल एट्रोफी के बारे में। तो सेरेब्रल एट्रोफी क्या है, इसका सेरेब्रल एट्रोफी होने का क्या कारण है, इसका क्या साइन क्या सिम्टम्स क्या होता है, और इसका क्या साइन होता है, और इसके लिए आप कौन से टेस्ट करा सकते हैं, इसमें कौन सी होम मेडिसिन रेमेडी यूज कर सकते हैं, आप खुद भी खुराक में कुछ बदलाव करते हैं तो ऐसे रोग में बच सकते हैं, और इसके बेस्ट होम्योपैथिक दवा के बारे में हम समझाएंगे। तो मित्रों, भगवान ने हमको एक ब्रेन दिया है। ब्रेन में लाखों न्यूरॉन्स होता है। ये न्यूरॉन्स सारे लाइफ लॉन्ग हमारे जो शरीर में को कंट्रोल करता है, और इससे हमारा शरीर लाइफ लॉन्ग हमारा साथ देता है। पर कई बार ये न्यूरॉन्स में डिस्ट्रक्शन हो जाता है, न्यूरॉन्स काम करना बंद हो जाता है, तो धीरे धीरे हमारा जो ब्रेन है ये सूखने लग जाता है। तो इसके जरिए ये ब्रेन को सूखना और सेरेब्रल एट्रोफी बोला जाता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले तो एजिंग कारण है। जब हमारी उम्र बढ़ता है तो हमारा जो न्यूरॉन्स नए नहीं बनते, दिन बाय दिन हमारे न्यूरॉन्स घटते जाते हैं, टूटते जाते हैं, और जितनी मात्रा में बढ़ना चाहिए इतनी मात्रा में नहीं बढ़ता है, तो हमारा जो ब्रेन्स का उसका कंट्रोल धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जो ब्रेन का अंदर का पार्ट है, धीरे धीरे सूखना लग जाता है। सूखने के कारण हमारा जो शरीर पर जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, धीरे धीरे वीक पड़ जाता है, और इससे जरिए बहुत सारे दिक्कत आती है। तो ये तो नंबर 1 ईजिंग फैक्टर है। सेकंड कारण है कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है, कई बार पैरालिसिस के कारण, और कई बार दर्दी को पार्किंसन, बार दर्दी को अल्जाइमर डिजीज होता है। तो इससे जरिए भी धीरे धीरे हमारा जो ब्रेन कॉर्टेक्स पार्ट सूखता है और उसको सेरेब्रल एट्रोफी हो सकता है। तीसरा कारण ब्रेन स्ट्रोक है। ब्रेन स्ट्रोक में कई बार जो खून का एम्बस आ जाता है, खून की गट्ठाई हो जाती है नली में, आर्टरीज में, ब्रेन आर्टरीज में, या चर्बी की गांठें आ जाती है। इससे जरिए भी हमारा जो ब्रेन में जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं मिलता है, और इससे जरिए भी हमारा ब्रेन सूखने लग जाता है। फोर्थ कारण, कई बार ब्रेन में इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है, तो इंसेफेलाइटिस होता है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो जाता है। अभी ताजेतर में कोविड हुआ है, तो जिसको कोविड का इन्फेक्शन होता है, तो इससे जरिए भी ब्रेन फॉग और ब्रेन छोटा होने की संभावना रहती है। कई बार हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, दाखिला तरीके बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, ऑक्सीजन कमी होता है, तो ब्रेन को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। तो ये पॉल्यूशन की वजह से भी हमारा शरीर का, ब्रेन का विकास नहीं होता है, और ब्रेन सुकड़ने लगता है। कई बार ज्यादातर जो अल्कोहलाइज पर्सन है, ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, उन लोगों को भी पास्ट में ये ब्रेन एट्रोफी होने का चांस रहता है। जो लोग क्रॉनिक टोबैको लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों को भी सेरेब्रल एट्रोफी या ब्रेन सिकुड़ने का संभावना रहती है। कई बार जिन लोगों को हाइपरटेंशन ज्यादा होता है, या हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई डायबिटीज होता है, उन लोगों को भी ये ब्रेन एट्रोफी का संभावना रहती है। कई बार ब्रेन में ट्रोमा लगने का, कोई लग गया हो, ब्रेन में कुछ इंजरी हो गया हो, और न्यूरोट्रांसमिशन में डिस्टर्बेंस हुआ हो, और एक कुदरती रिपेयर नहीं होता है, तो धीरे धीरे अंदर डीजनरेशन होने के कारण भी ब्रेन एट्रोफी होने का चांस रहता है। ये मोटा मोटी जो कारण है
ऐसे जरिए ये ब्रेन एट्रोफी या ब्रेन का सूखना होता है। इससे कौन से सिम्टम्स आते हैं? तो ये हमारा जो ब्रेन होता है ये सारा शरीर में उसका कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले उसका जो साइन है ये हमारी स्पीच पर आता है। दर्दी क्या बोलता है, दर्दी को पहले सामने व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ता है, ये थोड़ा गड़बड़ आवाज से बोलता है, थोड़ा सुनना प्रॉपर पड़ता है। तो सबसे पहले उसकी स्पीच में थोड़ा कंपन आता है या क्या बोलता है वो मालूम नहीं पड़ता है, बोलने में दर्दी को दिक्कत आती है, ये उसका प्राइमरी कॉज है। सेकंड थिंग है उसको ट्रेमर हो जाता है, हाथ में ट्रेमर आता है, कोई लिखने में तकलीफ होता है, सिग्नेचर करने में तकलीफ होता है, और जो भी काम करता है वो धीरे धीरे करता है, और खाना भी स्लो हो जाता है, और धीरे धीरे जो फेस की मांसपेशी सिकुड़ जाता है। दर्दी को चलने में दिक्कत आती है, जैसे चलते हैं तो कोई इम्बैलेंस हो जाता है, कई बार कोई दारू पीता हो ऐसा चलता हो, और दर्दी को ऐसा लगता है कि मैं कोई रूह के गड्ढे में चलता हूँ, उसको नमनेस आ जाती है, दर्दी ज्यादातर चल नहीं सकता है, किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है, तो फिर भी उसको लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। और ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है यूएस में। अभी तो ऐसा किया गया है कि 3 to 5% लोगों को ब्रेन एट्रोफी का शिकार हो गए हैं। दर्दी को खाने में दिक्कत आती है, चबा नहीं सकता है, बोलने में दिक्कत आती है, प्रॉपर नींद नहीं आता है, आंख में ब्लूरल विजन हो जाता है, किसी को पहचानना मुश्किल हो जाता है, मेमोरी वीक पड़ जाता है, मेमोरी स्लो हो जाती है, किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, वन टाइप ऑफ ब्रेन डेमेंशिया भी आप बोल सकते हैं। तो ऐसे दर्दी को ऐसे तरह शुरुआत के सिम्टम आते हैं। दर्दी धीरे धीरे वेट लॉस करता है, दर्दी को बैठना भी मुश्किल हो जाता है, दर्दी को एंजाइटी रहता है, एंजाइटी न्यूरोसिस होता है, डिप्रेशन आ जाता है, आंखों में से पानी, मुंह में से लार कंट्रोल आ जाता है, कई बार यूरिन और स्टूल का भी कंट्रोल नहीं रहता है, और दर्दी को वीकनेस लगता है, दर्दी कैनॉट एक्सप्लेन उसको क्या प्रॉब्लम्स होता है। तो इसके लिए उसको सबसे पहले उसको कैसे डायग्नोसिस करते हैं, तो दर्दी का एमआरआई का जांच करते हैं, सीटी टोमोग्राफी की जांच करते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इसका अभी एनालिसिस करते हैं कि भाई कोई मेटल की या जिंक की कमी हो गई है या कॉपर सल्फेट की कोई खामी रह गई है। ये सब जांच के बाद डॉक्टर का विषय होता है तो एप्रोप्रिएट मेडिसिन देता है। मित्रों, ऐसे रोग में आप क्या होम मेडिसिन कर सकते हैं? मित्रों, ऐसे दर्दियों में विटामिन ई ज्यादा देना चाहिए। विटामिन ऐसे तो कुदरती जो भी सूखे हमारे फ्रूट्स है जिसको हम ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, तो इसमें बादाम है, पिस्ता है, काजू है या अखरोट, वॉलनट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन ई। तो दर्दी को रात को भिगो के दर्दी को ये देना चाहिए। सेकंड थिंग, फ्लैक्सीड में विटामिन ई की मात्रा ज्यादा होती है, तो फ्लैक्सीड एक आधी चम्मच सुबह शाम के इसका पाउडर, ये हेल्दी पर्सन को भी लेना चाहिए जिसके घर में भी जो ये प्रॉब्लम्स होता है। ऐसे तो ये हेरिडिटरी नहीं होता है, पर जिन लोगों को पेरेंट्स को यही है तो कई बार डायस्टिस, न्यूरोलॉजिकल डायस्टिस आते, तो ऐसे दर्दी को विटामिन ई की मात्रा ज्यादा लेना चाहिए। तो फ्लैक्सीड का पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। सनलाइट इज अ ग्रेट सोर्स, सनलाइट में बैठना चाहिए आपको। और पत्ते वाली सब्जी है, इसमें जिंक है, कॉपर है, सल्फेट है, या इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। तो ज्यादा विटामिन के लिए आप सब फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल खा सकते हैं, पत्ते वाली सब्जी खा सकते हैं, सनलाइट में बैठ सकते हैं। तो इससे हमारा जो ब्रेन फॉग है, ब्रेन न्यूरोलॉजिकल डैमेज हुआ है, ये रिस्टोर होने का चांस रहता है। मित्रों, मैंने बहुत सारे पेशेंट को मेडिटेशन के लिए बोला है। आप जितना मेडिटेशन करते हैं शुरुआत के तबक्के में, मैंने देखा है जो लोग लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम से मेडिटेशन किया है, उसका ब्रेन फॉग, जो ब्रेन का कॉर्टेक्स है, बड़ा हो जाता है। तो ऐसे चैलेंजेबल डिजीज उनके लाइफ में आते नहीं है। तो आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। इसके साथ
ऑल प्रकार जो प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति, ये धीरे धीरे 10 मिनट का जो प्राणायाम की जो प्रक्रिया है 4 प्रकार की, वो करना चाहिए। इससे भी हमारा ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और ये अच्छा होता है। मित्रों, आपको जो नाक में ऑयल डालने का है, कोई भी आप ऑयल डाल सकते हैं, आप तल का तेल डाल सकते हैं, या आपका बादाम का तेल डाल सकते हैं, गाय का घी भी डाल सकते हैं, या कोपरेल का 2 से 3 ड्रॉप रात को डालिए, क्योंकि हमारा नाक और ब्रेन के बीच में एक जो जिसको स्मेल की ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती है, ये हमारा ब्रेन और नोज के साथ कनेक्टिंग होती है। तो ब्रेन में थोड़ा भी माइक्रो न्यूट्रिशन ऑयल जाएगा तो ब्रेन में अंदर एक तनाव कम हो जाएगा और ब्रेन फिर से रिजुवाइन करता है। ये हमारा एंशियंट हमारे जो गुरु थे आयुर्वेदाचार्य, उन्होंने भी बताया है कि जो नश्य है ये ब्रेन के रोगों में मास्टर ड्रग्स है, तो आपको नश्य करना चाहिए। ये दवा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपको नश्य भी करना चाहिए। मित्रों, होम्योपैथिक में इसके लिए 5 बेस्ट मेडिसिन है। सबसे पहले कोनायम। तो कोनायम जो लोग ओल्ड उम्र के व्यक्ति होता है और उनके धीरे धीरे पास्टिक डिजीज आ जाता है, हलन चलन में मुश्किल आ जाता है, बोलने में दिक्कत आती है, जिसको जेरियाटिक डिजीज बोलते हैं। ओल्ड उम्र के व्यक्तियों में जो डिजीज होता है, कई बार यंग एज में भी ओल्ड उम्र के रोगों के लक्षण पाते हैं, तो उसको जेरियाटिक डिजीज बोलते हैं। तो इसमें आप कोनायम का उपयोग कर सकते हैं। कोनायम दवा सीधा हमारी नर्वाइन सिस्टमों पर काम करती है और नर्वाइन को ट्यूनिंग्स करती है, और उसको जो न्यूट्रिशनल नहीं मिलता है उसको एक्टिवेशन करता है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देता है, न्यूट्रिशनल सप्लाई बढ़ा देता है। तो हमने देखा है कि 30 to 40% कोनायम जो दवा है, ये पार्किंसन या आप जो ब्रेन फ्रैग होता है, या जिनको पैरालिसिस है, बल पेल्सी है, एमएनडी डिजीज है, मोटर न्यूरॉन जिसको बोलते हैं, ऐसे डिजीज में उसका बहुत उपयोगी है। तो ये दवा का जरूर उपयोग करना चाहिए। सेकंड दवा है कालीफॉस। कालीफॉस क्या होता है कि जो हमारा शरीर में न्यूरॉन्स डेवलप्ड होता है, उसको डैमेज हो जाता है, तो उसकी भरपाई करता है। तो आप कालीफॉस का उपयोग कर सकते हैं। जो लोग भूल जाते हैं और किसी को फेस याद करना मुश्किल हो जाता है, नर्वाइन स्टिफनेस लगता है, और जिसको इंफ्लेमेटरी मार्कर ज़्यादा होता है, जैसे गले में इन्फेक्शन या उसको अस्थमा का इन्फेक्शन या जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो, तो ये जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर शरीर में जुदा अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये दवा एंटीसेप्टिक तरीके भी काम करती है, न्यूरॉन की कार्यक्षमता बढ़ाती है। इससे उसका जो ट्यूनिंग्स नर्वस ऊपर भी है और वेन्स पर भी है, तो इससे ये एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो ये ऑटो रिपेयर्ड होता है और ब्रेन फॉग को अच्छा करता है। थर्ड नंबर की है कॉस्टिकम। जिन लोगों को पैरालिसिस हुआ है उन लोगों को ये दवा आप कॉस्टिकम देना चाहिए। कॉस्टिकम से भी हमारा ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, पैरालिसिस जो हुआ हो ये नर्व्स में काम करता है और एक्टिव करता है। फिफ्थ नंबर की दवा है जेल्सिमियम। जेल्सिमियम भी न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो, वीकनेस हो, चलने में दिक्कत होती है, या हार्ट ट्रेमर होता है, बोलने में ट्रेमरिंग हो जाता है, तो ऐसे डिजीज में आप जेल्सिमियम का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे तो मेडिसिन मित्रों बहुत सारे हैं, जैसे जिंकम मैट है, प्लम्बम मेटालिकम है, बेरेटा म्यूर है, बेरेटा कार्ब है। जिन लोगों को हेड इंजरी के बाद भी ब्रेन एट्रोफी होता है, इसको नेट्रम सल्फ हम दवा उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो में आपने बताया है ऐसे न्यूरोलॉजिकल और भी सारे डिजीज है, जैसे पार्किंसन है और सेरेब्रल डेमेंशिया है, पैरालिसिस है, बल पेल्सी है, एमएनडी है, न्यूराइटिस है। ऐसे में होम्योपैथिक दवा एज अ मास्टर ड्रग्स। आपको जरूर कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास लंबे टाइम तक दवा लेना चाहिए, तो ऐसे रोग जड़मूल से मिटते हैं और आपकी हेल्थ फिर से अच्छा हो सकता है। मित्रों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।